लेकिन मेवाड़ के लोग बहुत खतरनाक है, तो मत देना। तो मेरे दोस्त ने जवाब दिया कि यार नाम हो तो छोड़, तुम हागी माइन मांगे ओवर तो नहीं दूं कि चालो गजानंद जो सिडारे चाला। वो कभी अपने बच्चे को नहीं कहेंगे तू ड्रीम 11 पर टीम बना। वैलिड पॉइंट। मैं उन लोगों में शामिल नहीं हुआ कि जो बड़ा होने के बाद में अपने गांव को छोड़कर कई शहर में बस जाते हैं। खुद पिताजी ने लाकड़ी पे रोटे बांधी नहीं, जेले छेटी हूँ। और जब तलक रूठा भाई साथ बैठकर भोजन न कर ले, गले से कहाँ निवाला उतरता था। क्या श्रीजी बाबा के 56 भोग सा आनंद नहीं आता था। धीरे धीरे दम तोड़ रही है लोक संस्कृति की वादियां, क्योंकि इन पर हावी होती जा रही है बॉलीवुड की शादियां। बाकी लोक गीतों की ये जो मौखिक संपदा है ये नष्ट हो जाएगी। ये कहीं लिखे हुए नहीं है गीत। बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। स्वागत है आप सभी का लोकटेक चैनल में। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। नाम है कानू पंडित और जिनको हम कहते हैं महाकानू पंडित। आप हास्य कवि कलाकार हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम में इन्होंने अपनी अच्छी से अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं। आइए आज कुछ इनके बारे में बात करते हैं, कुछ इनके बारे में जानते हैं और कुछ इनका अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सर नमस्कार, आपका हमारे इस चैनल पर, छोटा सा चैनल है हमारा और आप काफ़ी प्रसिद्ध हमारे राजसमंद एरिया में आपने बड़ा नाम कमाया है। मुंबई से लेकर के गुजरात से लेकर के अदर स्टेट में आपने कई सारी कविताएं अलग अलग प्रस्तुत की है और हमारा ये गर्व है राजसमंद जिला का नाम बहुत सारे बड़े राज्यों में और बड़े बड़े नगरों में आपने ऊपर उठाया है। तो सबसे पहले सर मैं आपका और हमारे दर्शकों की ओर से, हमारे व्यूअर्स की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो लोकटेक चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सर शुरुआत करें? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ छोटे मोटे सवाल हैं मेरे और मैं चाहूँगा कि उन सवालों के जरिए हम हमारे दर्शकों को आपके बारे में जानने का एक अच्छा सा मौका मिलेगा। सबसे पहला सवाल है सर, कौन सा स्मार्टफोन आप यूज़ करते हैं सर? सबसे पहले मेरे पास ओप्पो का फ़ोन है, अभी वही मैं यूज़ करता हूँ। असल में क्या है कि मेरा टेक चैनल ही है तो स्मार्ट और तकनीकी से जुड़ा हुआ सवाल था मेरा ये। फिर भी सर अगर आपको फ्यूचर में कोई स्मार्टफोन लेना हो या आपने कुछ सोच रखा हो तो वो कौन सा स्मार्टफोन होगा? लेटेस्ट वर्जन आईफोन का अगर और आएगा तो मैं वो लेना चाहूँगा। उस समय जो मार्केट में बहुत अच्छा और यूज़फुल होगा वो लेंगे। सर आईफोन की बात वैसे भी बहुत निराली और महंगी है, पर बिल्कुल सही कहा आपने। आईफोन को लेकर के क्रेज बना हुआ है और उसका क्रेज वैसे आसानी से खत्म होगा भी नहीं। यूट्यूब पर आप कब से हैं? यूट्यूब पर मैं लगभग वीडियो तो मेरे लगभग 16-17 में आ गए थे, पर मुझे नहीं पता था कि लोग बाग यूट्यूब पर मेरे वीडियो देखते हैं। तो मुझे 18-19 में हमारे नाथद्वारा के एक बहुत अच्छे कवि हैं लोकेश जी महाकाली उनका नाम है, बहुत अच्छे गीतकार हैं वो। व्याकरण काफ़ी उनकी बहुत अच्छी, हिंदी साहित्य का उनको काफ़ी नॉलेज है और हिंदुस्तान के मंचों पर उनको बहुत सम्मान से बुलाया जाता है। पूरा हिंदुस्तान उनको लाड करता है। वो हास्य गीतों के साथ साथ में संवेदना के गीत बहुत अच्छे लिखते हैं। तो लोकेश जी महाकाली बड़े भाई साहब है तो उनका मुझ पर प्रेम भी है। उन्होंने मुझे बताया था 2019 में क्या तेरा उदयपुर लोक कला मंडल का एक वीडियो इस पर वायरल हो रहा है। तो YouTube पर फिर मेरा वो वीडियो मैंने भी देखा, तब मुझे पता चला। तो फिर मैं भी YouTube की तरफ 2019 से आकर्षित हुआ और इस पर काम करने लगा। YouTube पर मेरा चैनल ऐसे था नहीं, तो मेरे मित्र है, उन्होंने मुझे कहा था कि यार तू भी बना ले, YouTube पर चैनल बना ले। मैंने कहा क्या करे, ठीक है अपने जो है जो। तो फिर लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे मेरा फ़ोन लेकर के उन्होंने व्यवस्थित रूप से मेरा चैनल बनाया। तो वो चैनल आज मेरा मोनेटाइज भी हो चुका है। तो उस चैनल इतनी मतलब जो माँ सरस्वती अगर चाहती है आपको आगे बढ़ाना तो किसी भी माध्यम से किसी को भेज के भी आपके लिए वो जो करना चाहती है वो कर देगी। लेकिन आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप पर उसकी कृपा हो।
तो मेरी मदद करने वाले लोग हमेशा से तैयार मिले मुझे हमेशा, तो उन्होंने मेरा चैनल बना दिया और फिर मैं उस पर धीरे धीरे कभी कभी वीडियो डाल देता था। बीच में मुझे समय भी नहीं मिलता था, फिर भी लोग बाग मेरे चैनल को, उस वीडियो को देखा करते थे और इस तरह से चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया और मैं यूट्यूब से जुड़ गया। सर पहले तो आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं है कि चैनल मोनेटाइजेशन हमें हो गया है। हम अभी भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और जैसा आपने माँ सरस्वती जी के लिखा है, हम भगवती से कृपा प्रार्थना करते हैं, भगवती माँ भगवती से हमारा भी चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइजेशन में आ जाए, हो जाए। तो सर अगला एक छोटा सा सवाल मेरा, शैलेश जी लोढ़ा जो कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जिन्होंने काम किया है, मेहता जी का रोल जिन्होंने किया है, शैलेश जी सर, उनसे आपका मिलना कैसे हुआ सर? हाँ, जो हमारे मेवाड़ के, राजस्थान के जो लोग मुंबई में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, सारे समाज के लोग हैं, वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने मुझे एक कवि सम्मेलन में बुलाया था। उस कवि सम्मेलन में मैं था और देश के बहुत अच्छे कवि उसमें थे, शैलेश जी लोढ़ा साहब भी उसमें थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर देखा था और उस कवि सम्मेलन में मिले थे। उसके बाद हम 3-4 कवि सम्मेलन में और शैलेश जी ने मुझे सुना और उनको लगा कि यार ये इस बालक की हेल्प करनी चाहिए, तो फिर उन्होंने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, अपने उस टीवी पे शो पर बुलाया और उन्होंने मेरा खूब सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने में काफ़ी मदद की। उस शो के माध्यम से मुझे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी देखा गया। तो उनको लगा कि यार ये बालक अपने चैनल पर भी आए तो ठीक है, तो उन्होंने मुझे अपने चैनल पर अपने शो में बुलाया और मैंने 3 एपिसोड उस शो में किए। वाह भाई वाह उस शो का नाम है और अभी वर्तमान में शायद वो शो उसके 350 या 400 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत गर्व की बात है और इसके लिए शैलेश जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो नए प्रतिभाओं को मौका देते हैं, वो तराशते हैं, वो उनको पता रहता है किसमें टैलेंट है। तो उनकी ये आदत भी बहुत अच्छी है क्योंकि उनको भी पता है कि जो पेड़ नई कोपलों से प्यार नहीं करते उनका फिर भविष्य थोड़ा सा, वैसे वो तो बहुत महान हस्ती है, उनके बारे में हम क्या कहें, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ से, इस गांव से उठाकर टीवी सीरियल तक पहुँचाया और दर्शकों ने मुझे खूब सराहा, पूरे मेवाड़ ने, राजसमंद में, हिंदुस्तान ने मुझे खूब प्यार दिया। वो शेमारू टीवी कई दूसरे देशों में भी देखा जाता है, तो वहाँ से भी मुझे खूब प्यार मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शैलेश जी सर का। शैलेश जी सर, मुझे असल में आपके बारे में आज इतना पता चला, मुझे पता ही नहीं था। आप सिर्फ आप टीवी सेलिब्रिटी हो और कुछ प्रोग्राम में आपको देखा था, लेकिन जितना आज मुझे कानू जी से पता चला है तो मैं सच में आपके लिए प्रे करता हूँ और मुझे खुशी है कि आप जैसे विद्वान साथी एक अच्छी मुहिम में हैं और काफी सारी प्रतिभाओं को मौका दे रहे हैं। अगर आप हमारा ये चैनल देख रहे हैं तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही एक सवाल और है, जब शैलेश जी ने आपको वाह भाई वाह में आमंत्रित करने से पहले एक राग में आपको बुलाया था, कानू आजा करके, हाँ, कानू आजा, कैसा फील हुआ उस समय आपको ये सुन करके? मैं शुरू से स्वभाव से थोड़ा सा शर्मिला कह सकता हूँ अपने आप को कि मैं आने जाने में, कहीं सफर में, कवि सम्मेलन में माइक पर जाने से पहले मैं कम बातचीत करता हूँ, तो इस कारण से मुझे कहते हैं कि यार थोड़ा सा शर्मिला है, थोड़ा सा भोला है। तो शैलेश जी को भी ये बात पता है, शैलेश जी भाई साहब को, तो उन्होंने इसी कारण से मुझे बड़े प्यार से बुलाया। एक पिताजी जितने प्यार से अपने बच्चे को आवाज़ देते हैं, छोटे बालक को, तो टीवी के वो बड़े स्टार है और मैं तो पहली बार उस शो में गया ही था। तो वो टीवी के वास्तव में पितामह है, स्टार है वो, तो हम तो उनके लिए बालक है, तो इस कारण से उन्होंने इतना प्रेम से मुझे आवाज़ दी। नहीं, उनकी आवाज में वो सहजता हमें बिल्कुल नजर आई थी, जिस प्यार से, प्रेम से उन्होंने आपको आवाज दी, ऐसा लगा ही नहीं कि आप अभी अभी हाल ही में मिले हो। जैसे कई
कई सालों से आपका परिचय हो और आपस में इतना मेल भाव हो चुका है, जिस तरीके से उन्होंने आपको बुलाया था। अगला सवाल मेरा, टेक्नोलॉजी के बारे में आपके क्या विचार है? वर्तमान में जो चीजें हो रही है वो टेक्नोलॉजी के बिना संभव ही नहीं। तो वर्तमान में तो हालत ऐसी हो गई कि तकनीक के बिना, टेक्नोलॉजी के बिना तो आप जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, बिना हमारे इसके जीवन अब संभव ही नहीं रहा है। सुबह उठते ही लेकर शाम को सोने तक हम इससे घिरे हुए हैं। बिल्कुल। अगला सवाल है मैं आपसे मेरा, नेशनल टीवी पर आपने अपनी प्रस्तुतियां दी है, बड़े बड़े प्रोग्राम में, न्यूज में भी आप आ गए हैं और शेमारो के कार्यक्रम में आप शरीक हुए हैं। कैसा अनुभव रहा आपको वहां पर, थोड़ा सा विस्तार से? मुझे बहुत अच्छा लगा। जो बचपन से ही सपने देखते हैं लोग बाग, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके पूरी बुलंदी तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चलते हैं। तो मैंने कभी इतनी कल्पना नहीं की थी, इतना सोचा नहीं था कि यार मैं टीवी तक पहुंच जाऊंगा, या मैं समाचार न्यूज़ चैनल जो जी न्यूज़ वगैरह है इन 2-3 चैनलों पर भी मैं गया, और टीवी पर भी मैं, मनोरंजन टीवी पर भी मैं जा चुका हूं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने बड़े उस टीवी शो तक पहुंच जाऊंगा। तो जब एकदम से मैं वहां पर गया तो मुझे ये लगा कि यार वास्तव में माँ सरस्वती ने कृपा की है। तो जगदम्बा का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने वहां जाकर के भी अपने आप को बिल्कुल अपने जमीन, अपने गांव से जुड़ा रखा। जब शैलेश जी ने मुझे पूछा कि आपके लिए क्या बोलना है कानू, तेरे लिए और क्या एक्स्ट्रा बोलना है इस टीवी पर, तो मुझे बता दे। मैंने कहा भाई साहब, आप जो मेरे लिए बोलते हैं वो तो बोलना ही है, जो आप जो करते हैं वो तो करना है, और लेकिन एक काम और करना है भाई साहब कि जिस गांव से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिस गांव से मैं उठा हूँ, जिस गांव से मैं जन्मा हूँ, उस गांव का नाम जरूर लेना। क्योंकि हमेशा मेरे मन में एक बात रही है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तो मैंने अपने गांव उपली उड़न के बारे में उनको बताया था कि भाई साहब आप और कुछ बोले या न बोले, पर इतना जरूर करना कि मेरा गांव उपली उड़न और नाथद्वारा का नाम जरूर आना चाहिए। क्योंकि उपली उड़न में मैं जन्मा हूँ, नाथद्वारा में मैं जन्मा हूँ, उपली उड़न में जन्मा हूँ। तो नाथद्वारा और उपली उड़न मेरे लिए, मेरे दिल में बसे हुए हैं। तो आप ये जरूर करना। मैंने उस मंच पर से भी अपने गांव और अपने शहर नाथद्वारा का नाम बुलवाया, और जब ये नाम बोला गया तब मुझे ये लगा कि यार वाकई में मैंने अपने गांव और अपने शहर के लिए कुछ तो किया है। मैं उन लोगों में शामिल नहीं हुआ कि जो बड़ा होने के बाद में अपने गांव को छोड़कर कई शहर में बस जाते हैं, अपने गांव को उसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा जो भी आज अपन हैं इस शो तक पहुंचे तो अपने गांव के बदौलत पहुंचे, अपने शहर नाथद्वारा की बदौलत पहुंचे, तो इस बड़े मंच से उनका नाम जरूर होना चाहिए। बहुत बड़ी और गहरी बात कही है सर आपने। और ये सत्य है कि कई बार जब प्रसिद्धि मिल जाती है तो इंसान अपने गांव को, अपने शहर को पीछे छोड़ करके आगे बड़े महानगर की ओर बढ़ जाता है और पीछे कभी भी मुड़ करके नहीं देखता है। लेकिन आपने वहां नेशनल टीवी पर शैलेश जी से जब बात हुई और अपने गांव को और अपने शहर को वहां प्रेजेंट किया है एक तरह से, तो निश्चित रूप से हमारे राजसमंद वासी, ओडन वासी, नाथद्वारा वासी इस बात से प्राउड फील करेंगे, गौरवान्वित, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि आपने वहां पर हमारी जो जन्मभूमि है, हमारी जो देवभूमि है, उसका आपने दामन नहीं छोड़ा, उसका आपने साथ निभाया। और हमारा तो नसीब है कि हमारे यहाँ पर ठाकुर जी विराजते हैं, श्री जी बाबा विराजते, और हमारा नसीब है। अगर हम वहां जाकर भी मैं अगर नाथद्वारा का नाम नहीं लेता तो मेरे लिए तो ये सबसे शर्म की बात होती कि मैंने नाथद्वारा का नाम वहां से नहीं लिया, उन्होंने उस शो पर अगर नहीं लिया जाता। क्योंकि नाथद्वारा किसी प्रसिद्धि का मोहताज नहीं, यहाँ पर तो ठाकुर जी विराज रहे हैं। और कवियों ने कहा है कि पाहन हो तो वही गिरी को जाकू छत्र जरी हो पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन, है ना। तो इस भूमि पर हमने जन्म लिया, यही बहुत बड़ी बात हमारे लिए। यहाँ पर बाबा श्री जी विराज रहे हैं, इससे बढ़िया, और श्री जी के चरणों में बैठकर हमने माँ सरस्वती की उपासना कर रहे हैं, इससे बढ़िया बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। ये तो सत्य है। श्रीनाथ जी की असीम अनुकंपा हम सब पर बनी रहे और ठाकुर जी का आशीर्वाद तो हमेशा हमारे पर रहना ही चाहिए और उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।
मुझे लगता है कि हमारे जो इष्ट है, आराध्य है, उनको अगर बोल करके हम कुछ काम करें तो सेंस नहीं बनता हमारी कामयाबी का। वैसे आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई, कपिल शर्मा का शो में जब कंगना रनावत गई थी अपने किसी मूवी के प्रमोशन के लिए, तब उन्होंने श्रीनाथ जी का नाम लिया था। तो तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक अभिनेत्री जब श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए आई थी, तब उन्होंने कपिल शर्मा के शो में कहा था कि अरे मैं श्रीनाथ गई थी, ऐसा कुछ करके। तो आपने भी वहां जाकर के श्रीनाथ और नागवा और उपली ओडन का साथ पकड़ा है और दामन नहीं छोड़ा है, तो ये हमारे लिए सर सच में गर्व की बात है और इसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। एक छोटा सा सवाल ये कि कविता कब से बोलना शुरू किया, वो भी मेवाड़ी में हास्य कविता? मैं शुरू से ही सांस्कृतिक एक्टिविटी में काफ़ी भाग लिया करता था मेरे स्कूल में। फिर एक समय मैं भजन गाता था, शुरू से भजन गाता था, कवियों की कविताएं पढ़ पढ़ के सुन के उनको शनिवारी कार्यक्रम होते थे, 15 अगस्त 26 जनवरी पर ऐसे कुछ कार्यक्रम होते थे, या गांव में कहीं भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता था, मैं उनमें उनको सुनाता। फिर धीरे धीरे मेरे मन में ये विचार जागने लगे। फिर हमारे उपली ओडन गाँव में नाथद्वारा के हमारे जो राष्ट्रीय कवि हैं आदरणीय गिरीश जी विद्रोही, मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है और वो मेरे स्कूल में ट्रांसफ़र होके वहाँ पर पधारे आए, उनकी पोस्टिंग वहाँ पर हुई। तो वो कवि सम्मेलन में जाते थे उस समय, वो बहुत गिरीश जी का बहुत बड़ा नाम था कवि सम्मेलन में, आज भी है, कोई शक नहीं है, और मेरे पूजनीय हैं। तो उन्होंने फिर मुझे देखा कि ये बच्चा थोड़ा सा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ज़्यादा एक्टिव है, तो फिर उन्होंने मुझ पर ध्यान दिया कि यार इसको और कैसे इसके टैलेंट को निखारा जाए। तो फिर उन्होंने मुझे वो कुछ गीत लाए उनके लिखे हुए, तो उन्होंने मुझे दिए कि यार ये तू सुना। फिर मैं धीरे धीरे मैंने एक कव्वाली तैयार की थी, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो उस कव्वाली को मैंने इतना अच्छा प्रैक्टिस की, उसके लिए खूब प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करके उसको ऐसा मैंने बहुत अच्छा उसमें प्रेजेंटेशन में सुधार किया, मैंने प्रस्तुतिकरण में बहुत अच्छा उसको किया। तो धीरे धीरे क्या उसके माध्यम से मेरी थोड़ी सी कला जो है वो बाहर आई। तो लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया, मुझे प्रेम दिया, और गांव में अगर फिर कोई प्रोग्राम होता था तो मैं वहाँ पर वो कव्वाली प्रस्तुत करता था, और मुझे पता चल गया कि यार अब अपने को किस दिशा में जाना है। फिर मैंने गिरीश जी से रिक्वेस्ट भी की, तो उन्होंने वो मुझे कहा कि भाई तू अगर कुछ बना सकता है, कुछ लिख सकता है तो तू लिख। फिर मैंने टूटे फूटे शब्दों में पेरोडिया बनाना शुरू किया। मैं जब कवि सम्मेलन इस में आया तो मंचों पर मैं शुरू में पेरोडिया सुनाया करता था, हिंदी फिल्मी गीतों की धुनों पर मैं पेरोडियाँ बनाया करता था, और बहुत पेरोडियाँ मैंने बनाई। एक पेरोडी मेरी थी शुरू में कि वो राजनीति पर थी, नेता बन जाऊं मैं तो घनारी पखाऊं, मैं तो देश को दिवालिया बनाऊं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाऊं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाऊं, और बस चाले तो मारो दाव लगे तो मुँह देश बेच खाऊं, नेता बन जाऊं। ऐसी मैं पेरोडियाँ शुरू में बनाया करता था। फिर धीरे धीरे मैं पेरोडियाँ छोड़कर मैंने मेवाड़ी कविताओं की तरफ झुका मैं। फिर गिरीश जी सर मुझे कवि सम्मेलनों में ले जाने लगे, तो ये उनका एहसान मुझ पर जिंदगी भर रहेगा कि उन्होंने मुझे कवि सम्मेलन की जो मंची परिपाटी में शामिल किया, उन्होंने मुझे वो राह बताई। इसके लिए तो मैं उनका ऋणी आजीवन रहूँगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, और पूरा सम्मान उनके लिए आज भी है। फिर मैं धीरे धीरे मेवाड़ी की कविताएं सुनाने लगा, सुनाते फिर धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करता रहा। कवि सम्मेलन कभी साल में एक मिल जाता था, कभी 2 मिल जाते थे, कभी मुझे गिरीश जी ले जाते थे, 4-5 बार भी साल में ले जाते थे, कभी 10-15 कवि सम्मेलन भी हो जाते थे। लेकिन फिर मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, हमेशा एक सिस्टम है, सिद्धांत है लोकेश जी की, जो रियाज करेगा वो राज करेगा। क्या बात, सीधी बात है। आप किसी भी चीज़ में हो, भले आप पढ़ाई कर रहे हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो या आप में कोई कला है, आप कहीं जाना चाहते हो, कुछ प्रस्तुत करना चाहते हो, तो अगर आपको स्टेज नहीं भी मिल रहा है तो भी आज आप रियाज करते रहो। आप एक समय बना लो कि इस समय मुझे रियाज करनी है। तो मुझे तो मंच तो बहुत कम मिलते थे उस समय, तो मैं खेतों पर जाता था, खेती का काम मैं शुरू से ही करता हूँ, आज भी करता हूँ। तो मैं वो खेती का काम करता करता ही अपनी कविताएं सुनाता था,
रियाज करता रहता था, बस रियाज करो, अपने प्रैक्टिस करते रहो, मंच मिले ना मिले फल की चिंता मत करो, अपने कर्म करते रहो। तो मैं वो करता रहता था। फिर धीरे धीरे मेरी दूसरे कवियों की तरफ भी मैं थोड़ा सा मेरा बढ़ा। तो एक दो बार मुझे मुलाकात हुई। एक बार एक कवि सम्मेलन चल रहा था, सबसे पहला मंच मुझे गिरीश जी विद्रोही ने यहाँ पर सुखड़िया नगर में गणपति महोत्सव का एक कवि सम्मेलन हो रहा था। अच्छा। उसमें मैं आया था। उस समय मेरे गांव में भी शायद लगभग 17-18 साल बाद गौरी हो रही थी। तो मैं वहाँ पर वो गौरी देखने को छोड़ के यहाँ पर आया था उस कवि सम्मेलन में। मैं उस दिन बड़ा विचलित हो रहा था कि यार मैं गौरी देखूं, कवि सम्मेलन में जाऊं। लेकिन माँ जगदम्बा ने मुझे कहा कि यार एक बार तू वहाँ चला जा। फिर मैं यहाँ पर कवि सम्मेलन हो रहा था, देश के बहुत बड़े बड़े कवि आए हुए थे। गणपति महोत्सव का एक प्रोग्राम था, उसमें नाथद्वारा के साहित्यकार भी थे और कवि भी थे। उसमें मैंने अपनी प्रस्तुति दी और धीरे धीरे वहाँ से मैं मंचों की तरफ मेरा रुझान बढ़ा और मैं मंचों पर कंटिन्यू हो गया। फिर धीरे 2011 में मुझे हमारे मेवाड़ के जो दूसरे कवि हैं उन सब का साथ मिला। हमारे राजस्थान के, हिंदुस्तान के जो कवि हैं उन सब ने फिर मुझे बुलाना शुरू किया और उसके कारण आज जनता मुझे खूब प्यार करती है। और ये इसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतना प्रेम मुझे देती है। क्या बात है, बिल्कुल सही है। और हमारे व्यूवर्स भी आपको ढेर सारा प्यार देंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सारे व्यूवर्स को कि कानू पंडित नाम से आपका यूट्यूब चैनल है और आप सभी जाकर के वहाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है उन सबको और अच्छे से देखना। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ आपको मेवाड़ी में हास्य कविताएं सुन करके बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है, बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन स्कैम या फ्रॉड, इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? क्या आपके साथ में कभी भी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है या अगर सुना है तो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जानता तो हूँ मैं, लेकिन मैं इसका शिकार नहीं हुआ हूँ क्योंकि मुझ पर माँ भगवती की कृपा है कि वो घटना होने से पहले ही मुझे बचाने आ जाती। तो एक बार मुझे एक फ़ोन आया था कि सर इतने रुपए मैं आपके खाते में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मतलब ये एक स्कीम में इतने पैसे आपके खुले हैं तो आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह मुझे बता दीजिए तो मैं इसमें डाल देता हूँ। फिर मैंने उनको कहा था कि यार आप एक काम करो, फ़ोन में अकाउंट नहीं है मेरे पास, बैंक यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे पास बैंक का कोई है नहीं, तो आप या तो डायरेक्ट आ जाओ देने या फिर आप किसी के साथ में मनी ऑर्डर भेज दो। फिर उसके बाद में उन सर ने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने उनको लगाया और कि लो सर पैसे भेजो, उनके बाद फ़ोन ही उनका स्विच ऑफ। हाँ सही है, मनी स्कैम और ऑनलाइन फ्रॉड आजकल ज़्यादा हो रहे हैं। सर आपने भी सुना होगा कि व्हाट्सएप पर मनी ट्रैप और मनी स्कैम का कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिल रहा है हमें। लोगों की डीपीज में बदल करके और उनको बाय मैसेजेस पर पैसे मांगे जा रहे हैं, आपने सुना होगा। बिल्कुल ऐसा मैं होता है, ऐसा मेरे साथ में भी, मतलब ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई। लेकिन मेवाड़ के लोग बहुत खतरनाक है। देखो मैं तो जैसा मैं जो मेरा रस है मैं जवाब भी उसी में देता हूँ। एक बार मैंने ऐसे ही किसी आदमी को कह दिया था कि यार भैया यार मेरी आईडी हैक हो गई है और मेरे नाम से कोई पैसे मांगे तो मत देना। मैंने अपने मेरा एक दोस्त है उसको कहा था। अब नाथद्वारा के लोग बड़े खतरनाक है। देखो मैंने कहा था कि यार मेरी आईडी हैक हो गई तो वो आप अगर मेरे नाम से कोई मेरा फोटो लगाकर मेरे नाम से कोई पैसे मांगे तो मत देना। तो मेरे दोस्त ने जवाब दिया कि यार नाम हो तो छोड़, तू हागी माइन मांगे ओवर तो नहीं दूंगा। तो ये ऐसे हो जाना चाहिए लोगों को, जरूरत पर बहुत होशियार हो जाना चाहिए। तो इन चीजों से बचा जाए। मतलब कि अगर तो सच में आकर के भी मांग ले तब भी मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। दूंगा है तो, लेकिन दूंगा नहीं। सर क्या बहुत कमाल का किस्सा बताया सर आपने। इस हास्य के साथ में मेरे को एक बात याद है अचानक से। कभी ऐसा हुआ है कि सर आप मंच पर कविताएं बोल रहे हैं और कविता बोलते बोलते अचानक माइक बंद हो जाए? ना, कई बार हुआ है। तो उस समय को आपने कैसे हैंडल किया सर? उस समय को आपने कई बार हो जाता है और अपने को कुछ करना ही नहीं पड़ता। लोग बाग बहुत खतरनाक है, जैसे ही लाइट चली जाती है वो अच्छा, उनका शुरू हो जाता है। तब तक फिर सारे कार्यकर्ता लग जाते हैं और उस व्यवस्था को सुचारू कर देते हैं। और लोग बाग बहुत अच्छे हैं हमारे,
जो कवि सम्मेलन के श्रोता हैं ऑल ओवर हिंदुस्तान में, वो बहुत वास्तव में उनको पता है कि यार कवि की अगर मानसिकता भंग हो जाएगी तो बहुत मुश्किल से वापस मूड में आता है कवि। तो श्रोता अपने आप को उसी समय वापस तैयार कर लेते हैं, यार अगर ऐसा हो गया, लाइट चली गई है, थोड़ा तारतम्यता थोड़ी भंग हो गई है, तो वापस जुड़ाव तुरंत कर लेते हैं श्रोता। तो इसके लिए मैं उन श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला सवाल है सर, वर्तमान में आपकी जो कविताएं हैं या कविताएं होने वाली है, आप निर्माण करोगे, रचना करोगे, उनकी प्रमुख थीम अब क्या रहने वाली है? क्या आप किसी विशेष बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहोगे अपनी कविताओं में, हास्य के अलावा? मैं हमेशा से शुरू से हास्य का विद्यार्थी रहा। मैं हास्य में लिखा, हास्य में जिया, मैंने आनंद भी खूब लिए अपने जीवन में। अपने दोस्तों के साथ में खूब ठाके लगाता हूँ, आज भी आनंद खूब करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक माइक पर खड़ा रहूं, लोग बाग 10 मिनट 15 मिनट मुझे जितनी देर सुने, तब तक उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। और मैंने इस चीज को निभाया भी है। मैं हमेशा माइक पर हास्य कविताएं सुनाता हूँ, 15-20 मिनट जब तक माइक पर खड़ा रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोग बाग हंसते रहे। और वर्तमान में जो जिस तरफ मेरा रुझान है, मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे राजस्थान की इस सनातन धर्म की जो लोक परंपराएं हैं, जो लोक संस्कृति है, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। उसको बचाने के लिए आप और मैं क्या कर सकते हैं, तो उस चीज पर अभी वर्तमान में मेरा ध्यान है। मैं कुछ परंपराओं को लाना चाहता हूँ। जैसे शादियां होती थी, पहले हम शादियों में जाते थे, उन शादियों में दिखावा तो बहुत कम होता था, लेकिन उन शादियों का महत्व बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि उन शादियों से हमारी भावनाएं काफी जुड़ी हुई होती थी और उन शादियों से हम जुड़कर काम करते थे। पुरानी शादियों में खर्चा कम होता था, लेकिन वो शादियां बहुत 7 जन्मों तक चलती थी। कि आज आप किसी भी शादी में चले जाओ, किसी भी शादी ब्याह में जाओ, समारोह में जाओ, वहां पर आपको कोई भी लोकगीत गाता हुआ नहीं मिलेगा। तो हमारी एक मुख्य ये परंपरा थी कि हम अपनी भावनाओं का आदान प्रदान लोकगीतों के माध्यम से करते थे। हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कार में हर संस्कार के गीत जो हैं वो लोक गीतों में बुने हुए हैं। उन सारे संस्कारों की भावनाओं को व्यक्त करने का जो एकमात्र जरिया था वो लोकगीत थे, क्योंकि लोकगीत में हमारी लोक भाषा होती है और काफ़ी इजी, आसानी से वो समझ में आ जाती है। तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़े लोगों ने, कवियों ने वो लोकगीत जो बनाए थे, वो परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही। आज आप किसी भी प्रोग्राम में जाओ तो आपको करोड़ों के खर्च होंगे उस शादी में, लेकिन वो चीज़ें नहीं होंगी जो होनी चाहिए। जैसे किसी शादी में आप जाओ, वहाँ पर बड़े बड़े डीजे बजते हैं, बड़े बड़े ढोल बजते हैं, लेकिन पुरानी जो चीज़ें होनी चाहिए, जो वैदिक संस्कारों से हम जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारी जो माताएं बहनें कई शादी में मंडप में बैठकर जो गीत गाती थी, जब दूल्हा तोरण पर आता तब के गीत होते थे, मंडप पर गीत होते थे, जब दूल्हा शादी करके वापस जाता था विदाई के गीत होते थे। तो इस तरह से लोक गीतों को बचाने के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और जो माताएं बहनें इस इंटरव्यू को, जो इस चीज़ को देख रही है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट, पर्सनली उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपको जो लोकगीत आते हैं, जो शादी ब्याह में गाए जाने वाले गीत आते हैं, वो अपनी आने वाली बेटियों को सिखाना, अपनी आने वाली बहुओं को सिखाना। बाकी लोकगीतों की ये जो मौखिक संपदा है, ये नष्ट हो जाएगी। ये कहीं लिखे हुए नहीं है गीत, ये हमारी मौखिक संपदा है जो आपकी माँ से आपको मिली है, आपकी सासू माँ से आपको मिली है। अब आपकी जिम्मेदारी आ गई कि आप अपनी बेटियों को उनको दो, आप अपनी आने वाली बहुओं को उन गीतों को सिखाओ। जैसे आजकल शादी होती है, पुरानी शादियों में गीत गाए जाते थे, और गीत मांगलिक प्रथम मतलब जो कार्य होता था वहीं से गीत शुरू हो जाते थे, शादियों में गीत गाए जाते थे। लेकिन आज हम शादियों में देखते हैं कि करोड़ों का खर्चा शादियों में होता है, और 6-7 महीने बाद उन शादियों में तलाक की नौबत आ जाती। तो इसका कारण एक ये भी है कि हमने उन परंपराओं का, उन रीति रिवाजों का, मंत्रों का कहीं ना कहीं पालन नहीं किया। तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी शक्तियां रहती है कि उनका जब अपमान होता है तो वो वास्तव में अपना प्रभाव तो बताती है। हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो जो लोक संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है हमारे गांवों से, हमारे शहरों से, हमारी शादियों से,
मेरी मुहिम में मेरा प्रयास है कि मैं उनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ बोलूं, कुछ ना कुछ लिखूं, ताकि मेरी आवाज उन लोगों तक पहुंचे, जिससे वापस हम सब पुरानी शादियों की तरफ हमारा झुकाव हो, हम मुड़े। और आजकल तो शादियां आप सब देखते हैं, आप किसी भी शादी में चले जाइए, वहां पर आपको खूब दिखावट मिलेगी, खूब सजावट मिलेगी, लेकिन वो शादियां अंदर से खोखली होती है ना। उन शादियों में आप कहीं भी जाकर देखो, आप किसी भी कोई रिवाज रीति वहां पर हो रही होगी, तो वहां पर कई लोकगीत नहीं गाए जाते होंगे। और हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में हमेशा जो लोकगीत होते हैं वो हमारी भावनाओं के संवाहक होते हैं, उनके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, अपने आशीर्वाद को प्रकट करते हैं। कई शादियों में हम देखते हैं आजकल कई गीत वापस वो गीत गाए नहीं जाते, तो जैसे पुराने शादियों में गीत गाए जाते थे, उन गीतों के माध्यम से अपनी भावनाएं बताई जाती थी, पूरे बहुत अच्छे अच्छे गीत माताएं मैंने गाती थी, बड़ा आनंद आता था। जैसे कि चालो गजानंद जो सिडारे चाला रे, आचा आचा लगन लिखावा ओ गजानंद, कोटारी गाड़ी पे नौपत बाजे, कोरे दादो सारी प्यारी, अब तो कामन की दाओ राज, अरे कामन करता तो पेली केता, अब तो राजन मारा ओ राज, सोना रो बाजोटियो ने मोतीड़ा सूजड़ियो, सोना रो बाजोटियो ने मोतीड़ा सूजड़ियो, अरे पीली लुगड़ी पीलो सूट, कारे हे दादो सारा पूत, अरे आंध्या दूंध्या करे सलाम, एक सलाम थारे भुअरी गुलाम। ऐसे अच्छे अच्छे गीत गाए जाते थे। आज वो गीत अपने को कहीं सुनने को नहीं मिलते, कई ऐसे गीत सुनने को नहीं मिलते, लोकगीत कोई नहीं गाता। ऐसे कई गीत माताएं मैंने गाती थी, लेकिन आजकल शादियों में बड़े बड़े डीजे बजते हैं। उन डीजे पर, मैं डीजे का विरोधी नहीं, लेकिन उन पर गाने ऐसे बजते हैं, मैं आपको बताता हूँ उन पर कैसे बड़े बड़े डीजे बजते हैं, जोर जोर से आवाजें आती है, उन शोर में कुछ कोई सुनाई नहीं देता। उस डीजे में बड़े बड़े गीत बजते हैं, बिलवाड़ा मलगी रे, माने अन्नू मलगी रे, आटो कसी चकीरो खादो ब्यान मोटी होगी, हर मोटी होगी रे ब्यान जाडी होगी। आटो में कोई फर्क नहीं पड़े, थारी बाई रे थायराइड है, थायराइड हो गयो। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लोक गीतों को गाना, लोक गीतों को बचाना, हमारी पुरानी शादियों को बचाना, क्योंकि आज अगर पुरानी शादियां खत्म हो जाएगी तो हम अपने परिवार, अपने संस्कार, अपने रीति रिवाजों को भूल जाएंगे, और जैसे रीति रिवाजों को भूलेंगे हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे, हम अपने संस्कारों को पीछे छोड़ देंगे और इस पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम हो जाएंगे। फिर पहले भी गुलाम रह चुके हैं और फिर हो जाएंगे। तो हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपने लोक गीतों से जुड़े रहें, हम अपनी लोक संस्कृति से जुड़े रहें, अपने सनातन धर्म से जुड़े रहें, अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म की ओर आकर्षित नहीं हो। सबसे बड़ी बात तो है ये। और इसके बाद फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब इन चीजों को बचा देना, अपनी लोक संस्कृति को बचाना। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम अपनी परंपराओं की तरफ झुकें और उनसे जुड़ें, ताकि हमारे रिश्ते, हमारा जीवन, परिवार, हमारा धर्म बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े। हम पुरानी परंपराओं की तरफ भी उनसे जुड़े रहें, जो पुरानी परंपराएं अच्छी है हम उनसे जुड़े रहें, ताकि हम अपनी जड़ों से, हमारे संस्कारों से जुड़े रहें। हमें हमारी संस्कृति को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ये बात तो सही है कि जो अब कविताएं आप निर्माण कर रहे हैं और रचनाएं करेंगे तो वो पूरे जन जन में जाएगी और उन बिंदुओं को छुएगी जो आपने अभी हमें बताया है। और वो सत्य भी है, वो सत्य इसलिए भी है क्योंकि सही है कि हमने उन चीजों को फॉलो करना बंद कर दिया है और जिसका दुष्परिणाम हमें हमारे जीवन में देखने को मिला है। हमने उन परंपराओं को त्यागा है तो उसका दुष्परिणाम हमें सच में मिला है, और मैं इसका साक्षी भी हूँ। स्वयं मैंने इस चीज को महसूस किया है कि कितना इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का। आजकल ऑनलाइन गेम्स, रमी सर्कल, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, ये ट्रेंड हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये सही है या इनका, या यूथ को पता होना चाहिए कि इनमें ज्यादा अपना दिमाग न लगाएं और कैरियर पर ध्यान दें? क्या आपका क्या राय है इसमें? मैं तो बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि इनको ऑनलाइन गेमिंग का नाम दिया गया है, बाकी है तो जुआ ही, सट्टेबाजी है। तो इस सट्टेबाजी को तो हमेशा बुरा ही माना गया है, और सट्टेबाजी के पीछे ही महाभारत हुई थी।
अगर वो उस समय ऐसा नहीं जुआ खेला जाता तो महाभारत नहीं होती, है ना। तो इसका नुकसान तो बड़े स्तर पे भी हम सब भुगत चुके हैं। पूरी दुनिया जानती है कि महाभारत जुए के पीछे हुई थी। जब सब कुछ दाव लग जाता है उस समय तो सब कुछ बिक गया था। और जो इसमें ड्रीम 11 जो 11 सर्कल वगैरह जो भी ये चल रहे हैं, इन पर अगर ध्यान नहीं देते लोग बाग तो काफी उन पर कर्जा चढ़ जाता है, उनके घर खेत भी बिक जाते हैं। और समय पर रहता है, अगर वो नहीं जागे, इन चीजों को नहीं छोड़ा तो इनका खामियाजा उनको आने वाले समय में भुगतना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। क्योंकि हमारे जीवन में हमें माता पिता के अलावा कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। माता पिता के अलावा जीवन में ऐसा कोई भी नहीं जो हमें कोई चीज फ्री में देगा। इसलिए बिना मेहनत की चीजों से जितना आप हो सके दूर रहिए और अपने दो हाथों की मेहनत पर, अपने नसीब पर और ठाकुर जी के चरण में विश्वास करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए, मेहनत करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, हर बार ये बात आती है कि हमें किस तरह से ऑनलाइन गेम से, ऑनलाइन फ्रॉड से बचना होता है। और इस गेम में सर मैंने ये सुना है कि कईयों को लत लग जाती है। वो एक टीम की बनाने की बजाय इसमें 10-10 टीमें बनाने लग जाते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं करोड़पति बनने के चक्कर में। दुख की बात यह है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार इसको प्रमोट करते हैं, वहां तक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि यार वो बड़े बड़ा स्टार टीवी पर आ रहा है, हमारे घरों में वो टीवी पर एड बन करके शो हो रहे हैं कि भाई आप ड्रीम 11 के लिए और भी जो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। तो सर कहीं ना कहीं आपकी बात सही है कि ये है तो जुआ ही। और नहीं, मैं बीच में रोक कर एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े स्टार इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, आप देखिए जो बड़े बड़े स्टार आपको जो कह रहे हैं वो मत करिए, जो वो करते हैं वो करिए आप। वो कभी अपने बच्चे को नहीं कहेंगे तू ड्रीम 11 पर टीम बना, वैलिड पॉइंट। वो कभी नहीं कहेंगे तू ड्रीम 11 सर्कल पर टीम बना, जुआ खेल, अपने बच्चों को कभी नहीं कहेंगे। वो यही चाहते हैं कि दूसरे के बच्चे बिगड़े। बच्चे तो बिगड़े पर दूसरे के बिगड़े, अपने नहीं बिगड़े। तो वो जो करते हैं वो करिए, जो कहते हैं वो नहीं करिए। बहुत बहुत बढ़िया बात है। और हमारे व्यूवर्स को आपके इस मार्गदर्शन से बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया से आप कितना कनेक्ट रहते हैं? सोशल मीडिया के बिना तो अब तो संभव ही नहीं है। लेकिन अब तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि आप सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, मेरा मानना है। क्योंकि जहाँ तक मैंने आजकल जो मैं परिस्थितियाँ देख रहा हूँ, लगभग 10 से 12 साल के बच्चे के पास में हाथ में मोबाइल है। इस मोबाइल में पूरी दुनिया है। इस दुनिया में अच्छा भी है, बुरा भी है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके परिवार के ऊपर डिपेंड करता है, आपके संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें से क्या चुनेंगे, क्या देखेंगे। और सोशल मीडिया का ज़माना, यहाँ से ज्ञान बढ़ता भी है और अगर अत्यधिक उपयोग करोगे तो ज्ञान घटता भी है। ये मोबाइल फ़ोन जो है, अगर इसका आप अत्यधिक उपयोग करोगे तो ये आपके टैलेंट को खा जाएगा। पहले पुराने लोगों को आप कोई भी सवाल पूछो गणित का इतना और इतना कितने होते तो तुरंत बता देते। आज के बच्चे को पूछो, आप किसी बच्चे को पूछो, आप कोई भी कितनी भी अच्छी स्कूल में पढ़ता हो, आप उसको पूछो, वो तुरंत वो मोबाइल निकालेगा, उस पर जोड़ेगा, क्योंकि उसके दिमाग में है ही नहीं वो चीज़। तो ये मोबाइल है, सोशल मीडिया। हाँ, तो सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। बाकी ये तो टैलेंट खाने का काम करता है। तो सर कोई अपनी मनपसंद रचना जो सर हमें, हमारे दर्शकों को अच्छी लगे, एक हो जाए प्लीज। एक रचना में मेरे मन की यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ और वो बहुत ज़रूरी है। और उस जीवन को लगभग सारे लोगों ने जिया है। जो मेरी कविता को सुन रहे हैं उनको आभास हो जाएगा कि यार वास्तव में एक एक लाइन हमने ये जी है और ये चीज़ें बहुत जरूरी है। मैं वो कविता सुनाता हूँ कि धीरे धीरे दम तोड़ रही है लोक संस्कृति की वादियाँ, धीरे धीरे दम तोड़ रही है लोक संस्कृति की वादियाँ, क्योंकि इन पर हावी होती जा रही है बॉलीवुड की शादियाँ। धीरे धीरे दम तोड़ रही है लोक संस्कृति की वादियाँ, क्योंकि इन पर हावी होती जा रही है टीवी सीरियल की शादियाँ। पुरानी शादियों में एक मिठाई, सब्जी और पूड़ी होती थी, लेकिन उन शादियों से हमारी भावनाएं जुड़ी होती थी। महिलाएं सारा मन मुटाव भुलाकर एक दूसरे को माफ करती थी। रसोई की कच्ची सामग्री परिवार और समाज की महिलाएं मिलकर साफ करती थी। नाई महाराज खेतों से ढाक के पत्ते तोड़कर लाते थे, पूरे परिवार संग बैठकर उनके पत्तल दोने बनाते थे।
कुम्हार देवता पानी की व्यवस्था करते फूले नहीं समाते थे, जबकि बहुत दूर कुएं से पानी का मटका कंधे पर धरकर लाते थे। गांव के सफाई कर्मी का शादी में रोल कितना खास होता था। जब मेहमान आते तब सफाई देखकर इसका आभास होता था और उनसे पूछा जाता कि बाबा सफाई का कितना दाम है, तो हंसकर कहते कि कैसा दाम, यह शादी अपने परिवार का ही तो काम है। यह शादी अपने परिवार का ही तो काम है। भाई बंधु कुटुंब के लोग मिलकर मेहमानों की खातिरदारी करते थे। भाई बंधु कुटुंब के लोग मिलकर मेहमानों की खातिरदारी करते थे और कोई नहीं समझता था केटर्स में समाज और परिवार के लोग मिलकर परोसकारी करते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। परिवार और समाज के लोग मिलकर परोसकारी करते थे और आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बात और बताते, ये चीज जो हो रही है आजकल, बड़ी बड़ी शादियां होती लेकिन उन शादियों में अपने नहीं होते, आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बात और बताते, शादी ब्याह में रूठे हुए भाइयों को मना कर लाते। ऐसे अवसरों पर वर्षों का बिगड़ा हुआ रिश्ता सुधरता था। ऐसे अवसरों पर वर्षों का बिगड़ा हुआ रिश्ता सुधरता था और जब तलक रूठा भाई साथ बैठकर भोजन न कर ले, गले से कहां निवाला उतरता था। गले से कहां निवाला उतरता था। और सीमित व्यवस्थाओं में अपनत्व के साथ जब पूरा गांव भोजन पाता था, सीमित व्यवस्था में पूरे अपनत्व के साथ जब गांव भोजन पाता था, सोचकर बताना दोस्तों, क्या श्रीजी बाबा के 56 भोग सा आनंद नहीं आता था। क्या बात है। क्या श्रीजी बाबा के, सिन्हाजी बाबा के 56 भोग सा आनंद नहीं आता था। और मांगलिक कार्यों का प्रथम उद्घोषक जिसका पूरा परिवार आभारी था, डीजे और बैंड बाजों पर हमारे गांव का ढोल भारी था। क्या बात है। नाई, कुम्हार, सफाई कर्मी, हलवाई, जिन्होंने पूरी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी निभाई और इनका न्योछावर मात्र कुछ कपड़े, पूड़ी, कुछ कपड़े, मिठाई, सब्जी और पूड़ी होती थी, क्योंकि उन शादियों से हमारी भावनाएं जुड़ी होती थी, क्योंकि उन शादियों से हमारी भावनाएं जुड़ी होती थी। तो इन पुराने रीति रिवाजों को बचा लीजिए, आपसे फिर से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैसे तो हास्य कविताओं के लिए करता हूँ, मैं हंसाता हूँ लोगों को। बहुत सारी विडंबनाएं कोरोना में भी हमारे साथ में घटी थी। कोरोना में कई घटना घटी। देखो अशो भी हो कोरोना में कि अपना खुदरी ओडाता ने या खुदरा पिताजी ने लाकड़ी पर रोटे बांधी यूं जेले छेटी हूँ, ऐसी घटना भी आप सब देखी। तो कोरोना आयो, बहुत सारी वर्णन में खूब हास्य चीजें लिखी कोरोना में। लेकिन हमारी इच्छा है कि यार एक गीत, क्योंकि आज लोग बाग सब जना यूं देखे यार मुझे तुम्हारा गांव छोड़ी कटे शहर में परो जाऊँ, कटे सिटी में परो जाऊँ, गोटे आराम रहे, गोटे सब सुख सुविधा रही। लेकिन ये सब दिखावा रही बात है। अपनो गांव जब तक जिंदो है तब तक आप ही जिंदा। तो एक गीत मेरा जो है वो मैं सुनाना चाहता हूँ, मंचों पर मैं सुनाता हूँ। और जो प्रवासी बंधु हैं हमारे बाहर रहते हैं शहरों में, जो गांव, उनको भी अपने गांव की बहुत याद आती है। तो उस गीत को खूब वो प्रेम करते हैं, खूब उस प्रेम से गीत को सुना जाता है। तो वो गीत मैं आज अपने लोकटेक चैनल पर सुनाना चाहता हूँ, ताकि आपके दर्शक भी सुने। आपके तो क्या, वो मेरे भी हैं, सारे लोग आसपास के हैं, तो सारे मेरे अपने लोग हैं। मैं आज उनसे जुड़ रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, ये भी आप मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपका बड़प्पन है। तो गीत मैं सुनाना चाहता हूँ, सीधा सीधा बिना किसी भूमिका के मैं एक गीत सुनाता हूँ कि बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है, बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। गांव का हृदय स्थल प्रभु जी का धाम है, जहां धोख दे के सब होते शुरू काम है। कोरोना ने शहरों को अब तो सिखा दिया है, गांव में तो सदियों से होता राम राम है। पोतों को दादा के छूना, पोतों को दादा के छूना पांव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। और एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो
बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, वहां पर माता पिता जब कहीं जाते हैं तो अपने बच्चों को किसी के पास छोड़कर चले जाते हैं। कुछ संस्थाएं होती है जो बच्चों को रखती है, लेकिन कई वीडियो, हृदय विदारक वीडियो हमारे को देखने को मिलते हैं हमें कि वो जो संस्थाएं जो उनके कर्मचारी होते हैं उन बच्चों को मारते, पीटते हैं, उठा उठा कर पटकते हैं। ऐसे कई वीडियो अपन ने, हम सब ने देखे हैं। लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में होता है विश्वास, अपनत्व, और विश्वास भी कैसा कि निज सुत छोड़ पड़ोसन चली जाती है, निज सुत छोड़ पड़ोसन चली जाती है, पड़ोसन मैया बन सीने से लगाती है, निज सुत छोड़ पड़ोसन चली जाती है, पड़ोसन मैया बन सीने से लगाती है, बिलखते बच्चे की आंखों के आंसू देख कर आंचल से ढक उसे दूध वो पिलाती है। माताओं में यह ममता का, माताओं में यह ममता का भाव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। एक दृश्य और आप देखिए, बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, बड़े बड़े फ्लैट में लोग रहते हैं, उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, वहां से कुछ पैसे भेजते रहते हैं जिनसे उन शहरों में रहने वाले माता पिता का गुजारा चलता है। वो बच्चे आकर उन माता पिता को कभी नहीं संभालते, कभी बीमार हो जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, वो बेटे उनके पैसे भेजते रहते हैं और गुजारा चलता रहता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब वो माता पिता उन कमरों में अपने प्राण त्याग देते हैं, और कई वर्षों के बाद जब वो बेटे उन दरवाजा खोलते हैं फ्लैटों का, तो माता पिता अंदर उनको बेचैन, अंदर मरे हुए मिलते हैं, उनके कंकाल उन बेटों को मिलते हैं। मतलब संवेदनाएं तो बिल्कुल, अपना तो बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। लेकिन हमारे गांव में कितना मार्मिकता, कितना प्रेम और कितनी आत्मीयता होती है। आप देखना, एक गीत के अगले बंद में आप देखना गांव में कितनी आत्मीयता होती है कि आपस का प्रेम संस्कार ऐसे बोता है, आपस का प्रेम संस्कार ऐसे बोता है, पशु भी मरे किसी का सारा गांव रोता है। आपस का प्रेम संस्कार ऐसे बोता है, पशु भी मरे किसी का सारा गांव रोता है, पीढ़ी दर पीढ़ी करते सेवा बुजुर्गों की, इसलिए गांव में वृद्धाश्रम नहीं होता है। तो अपनों से होना अपना लगाव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। बरगद नीम और अम्बुआ की। और गीत का अंतिम बंद मैं आपके सामने रखता हूं। जब कोरोना आया तब सारे शहरों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, सारे राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, लेकिन लोग बाग अपने बच्चों को कंधों पर बिठाकर 1,000 2,000 किलोमीटर पैदल चले। उनके मन में क्या विश्वास था कि हम कहाँ जाएंगे, ऐसी विपत्ति में, ऐसी आपदा में, ऐसे मुश्किल समय में कौन हमें सहारा देगा, कौन हमें पनाह देगा। उनके मन में क्या विश्वास था। तब अंतिम बंद आप देखिए, लोग बाग अपने बेटों को 1000 किलोमीटर कंधे पर बिठाकर पैदल पैदल चले। उनके मन में क्या विश्वास था कि संकट का सागर जो होता है उफान पर, संकट का सागर जो होता है उफान पर, तब बन आती है हर किसी की जान पर। मुश्किल समय जब सारे द्वार बंद मिले, तब तेरा स्वागत है गांव के मकान पर। और जन्म भूमि की तरफ तेरा झुकाव जरूरी है, इसीलिए इस हिंदुस्तान में गांव जरूरी है। बरगद नीम और अम्बुआ की छांव जरूरी है, इसीलिए मेरे भारत में गांव जरूरी है, इसीलिए मेरे भारत में गांव जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पर्यावरण दिवस भी आ रहा है कुछ दिनों बाद, तो ये गांव का जो गीत है ये हमारे श्रोताओं तक पहुंचे तो बहुत अच्छा, हमारे दर्शकों तक पहुंचे तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका अभिनंदन। बहुत 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 शानदार प्रस्तुति, बहुत शानदार रचना। अब मुझे एक्चुअली आपने भावुक कर दिया है, इतनी भावना से भरी है कविताएं कि अगर ये स्टूडियो नहीं होता तो एक बार अश्रु अपने आप में रुकते नहीं। सत्य है, देखा था कोविड काल में किस तरह से लोग अपने बड़े बड़े महानगर को छोड़ करके गाँव में आए थे,
छुट्टियां हो गई थी उनके यहाँ, और गांव में आकर के उन्होंने असीम शांति का अनुभव हुआ था, और उन्होंने अपने मन से ही कहा कि हमारी मजबूरी है वहाँ जाना वापस से, लेकिन जो शांति यहाँ है वो इस गांव के अलावा और उस शहर में कहीं नहीं है, और कहीं ऐसी शांति हमें हमारे उस महानगर में नहीं मिल सकती है जो इस गांव में है। तो इसलिए हमारे भारत में गांव जरूरी है, गांवों से लगाव जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे स्टूडियो में आज पधारे, आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमें अनुग्रहित किया है। मैं सभी दर्शकों से और सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि अगर आपका कानू पंडित से कोई भी सवाल हो या कोई भी मन की बात हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसमें अपने मन के विचार और अपने मन के उद्गार उनके लिए लिख सकते हैं। इसी के साथ में ये इंटरव्यू, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय भारत। जय भारत।